आसिफ आप मुझे बताएं अभी ठीक है। आवाज़ जी आ रही है, जी साउंड सर, क्लियर अभी हो रहा ठीक है? ठीक। ठीक। अभी आप लोगों ने सुनना है, ठीक है। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ऐसे के हवाले से बात की थी, और ऐसे के हवाले से मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि जो भी स्टूडेंट ऐसे को कवर करना चाहता है वो ये कोशिश करे कि सबसे पहले ऐसे की इंटरप्रिटेशन, टॉपिक को इंटरप्रेट करना सीखे, और ऐसे पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखे। और ये मैंने आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्लास में पावर अप्रोच के बुनियाद पे समझाया था। पावर अप्रोच के बुनियाद पे मैंने वो आप लोगों को समझाया था कि किस तरह आप लोगों ने ऐसे को टेकल करना है। आज हम बात करेंगे आउटलाइन में। और मुझे एक स्टूडेंट है शबाना, कलसूम कलसूम का एक आया था। कलसूम का मुझे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग को उसने कवर कराया है, और उसका असाइनमेंट मिला है, बाकी नहीं मिला है। और ताहिर खान का भी मिला है। ताहिर खान की कुछ चीज़ मैंने एड्रेस भी करनी है। आप लोग कोशिश करें हर एक स्टूडेंट जो ऑनलाइन ग्रुप है 2026 एंड 2025 पीएमएस वाले, उसमें ज़रूर इसको क्या करे, ज़रूर इसमें ये शेयर करे, ठीक है। समझे बात को। आज हम आउटलाइन पे बात करेंगे। आउटलाइन ऑफ द एसे इज द फेस ऑफ द एसे। आउटलाइन ऑफ द एसे इज थीम ऑफ द एसे, एंड आउटलाइन ऑफ द एसे इज योर स्टांस। आपने इसमें एक स्टांस देना है। आउटलाइन ही में आपने आइडियाज को कन्विंस करना है इन द शेप ऑफ हेडर्स। आउटलाइन ही आपके ऐसे का एक फ्रेमवर्क है। आप काइंडली कैमरा ऑफ करता है। आउटलाइन ही आपके ऐसे का फ्रेमवर्क है, और आउटलाइन ही आपको एक रोड मैप देता है ताकि उसके बुनियाद पे आप ऐसे को फर्दर एड्रेस कर सके। आउटलाइन उस स्टूडेंट के स्ट्रांग होते हैं जिसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रांग हो, और ब्रेनस्टॉर्मिंग उस स्टूडेंट का स्ट्रांग होता है जिसके कंटेंट अच्छे हो, और कंटेंट पे उसने डिफरेंट टॉपिक्स पे प्रैक्टिस की हो। अगर एक स्टूडेंट ने कंटेंट पे प्रैक्टिस नहीं की है, उसने ब्रेनस्टॉर्मिंग में उसको थोड़े चैलेंजेस सामने आएंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ऑल अबाउट अप्रोचेस। पावर अप्रोच अप्लाई करो, हलिस्टिक अप्लाई करो, 360 अप्लाई करो, रिलेवेंट आइडियाज लिखो, प्रेजेंट करो, और फिर उसको रफ ड्राफ्ट बना के आउटलाइन की तरफ लेके आओ। और जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रांग करते हैं तो आपके माइंड में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में पॉइंट्स होते हैं वो आपके आउटलाइन में नजर आते हैं। समझे बात को। आपके आउटलाइन में हेडर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेडर्स। आपके आउटलाइन में यूनिवर्सल हेडिंग्स होते हैं, आपके आउटलाइन में सेकेंडरी हेडिंग्स होते हैं, और आपके आउटलाइन में प्राइमरी हेडिंग्स होते हैं। देखो, यूनिवर्सल हेडिंग्स वो हेडिंग्स होते हैं जो कि हर एक ऐसे में रिपीट हुआ हो। ये हर एक ऐसे में रिपीट होता है। कोई भी स्टूडेंट लिख रहा है तो वो यूनिवर्सल हेडिंग ही के बुनियाद पे लिखेगा, और वो यूनिवर्सल हेडिंग ही से स्टार्ट करेगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। अगर एक ऐसे है, उसके आउटलाइन आपने बनाने हैं, तो आउटलाइन में आपने इंट्रो ही से स्टार्ट करना है। पहला हेडिंग देके 1 देके इंट्रोडक्शन लिखना होगा। समझे बात को। फिर कंक्लूजन एंड पे आप देते हैं। आउटलाइन में सारे पॉइंट्स जब आप लिखते हैं हेडिंग्स फॉर्म में, एंड पे आप कंक्लूजन लिखते हैं या नहीं? बिल्कुल लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपके यूनिवर्सल हेडिंग्स है। यूनिवर्सल हेडिंग्स का मतलब है ये हर एक ऐसे में रिपीट होता है। यूनिवर्सल हेडिंग्स का मतलब है ये हर एक ऐसे में रिपीट होता है। यूनिवर्सल का नाम भी इसलिए उसको दिया गया है। सेकंड, आउटलाइन पे जो दूसरे हेडिंग्स मैंने बनाने हैं आउटलाइन में, वो मैंने सेकेंडरी हेडिंग्स बनाने हैं।
जब मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो इंट्रोडक्शन के बाद मैं किसी भी टॉपिक का ओवरव्यू देता हूं या नहीं। जब मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूं तो इंट्रोडक्शन के बाद मैं किसी टॉपिक का सब्जेक्ट देता हूं या नहीं, डिफाइन करता हूं या नहीं, उसका मैं आउटलुक देता हूं या नहीं। बिल्कुल। आउटलाइन के बाद, सॉरी, आउटलाइन ही में इंट्रोडक्शन के बाद आप सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टॉपिक है, वो गवर्नेंस पे है, और गवर्नेंस पे कोई एक ऐसे आता है, तो सबसे पहले आप टॉपिक को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज गवर्नेंस एंड आउटलुक ऑफ गवर्नेंस, अ ग्लिम्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, या ब्लीक पिक्चर ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, या हिस्ट्री बता देते हैं, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी हेडिंग। सेकेंडरी हेडिंग्स वो होते हैं, वो डिमांड ऑफ द टॉपिक नहीं होता। सेकेंडरी हेडिंग हम ऐसे को मजीद ब्यूटिफाई करने के लिए, ऐसे को मजीद लेंथ देने के लिए हम सेकेंडरी हेडिंग्स देते हैं। सेकेंडरी हेडिंग एक्स्ट्रा हेडिंग्स होते हैं, और अगर आप सेकेंडरी ना भी दे तो आपका ऐसे फेल नहीं हो सकता, बिकॉज ये डिमांड नहीं है। ये हम एक्स्ट्रा लेंथ देने के लिए, हम ऐसे को मजीद ब्यूटिफाई करने के लिए हम सेकेंडरी हेडिंग देते हैं। और मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि आप प्राइमरी पे ज़्यादा तवज्जो दें, और सेकेंडरी को जस्ट 1 या 2 पैराग्राफ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। आई रिपीट, यूनिवर्सल हेडिंग्स आउटलाइन के स्ट्रक्चर में शामिल है, जिसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हो, और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बाद सेकेंडरी हेडिंग्स आ जाते हैं। सेकेंडरी हेडिंग्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो आप एग्जामिनर को देते हैं। वो कोई भी डिफिनेशन, कोई भी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कोई भी आउटलुक, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और वो हम अपने एक्स्ट्रा लेंथ के लिए देते हैं। अगर इसको हम स्किप भी करें तो ऐसे फेल नहीं होता। इसके बाद होता है प्राइमरी हेडिंग्स। प्राइमरी हेडिंग्स जो है वो डिमांड ऑफ द टॉपिक से रिलेटेड है। डिमांड ऑफ द टॉपिक वो होता है जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, विच इज आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है किस चीज का, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब ये है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपके डिमांड में शामिल है। एग्जामिनर ने प्रोज एंड कॉन्स पूछे हैं, तो आपने प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे तरीके से वहां पे लिखना है। 70% वेटेज प्रोज एंड कॉन्स का होना चाहिए, तो वो आगे फिर आप जा सकते हैं और पास भी कर सकते हैं इसे को। अगर मैं आपको कहूं कि ग्लोबल वार्मिंग कॉलन काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसमें काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? डिमांड है, प्राइमरी हेडिंग्स है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग सब्जेक्ट है, सेकेंडरी हेडिंग है, जिसमें आप इसको डिफाइन करोगे या इन आउटलुक देगे या हिस्ट्री दोगे। तो आपने हमेशा के लिए अपने एसे के प्राइमरी हेडिंग्स को अपने आउटलाइन में प्राइमरी हेडिंग के फॉर्म में लिखना है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि प्राइमरी हेडिंग्स में 70 to 80% डिमांड ऑफ द टॉपिक एड्रेस हो। अगर आपका डिमांड ऑफ द टॉपिक एड्रेस नहीं हो रहा है तो आपका ऐसे डिमांड को एड्रेस नहीं करता। और मैंने ट्रायंगुलर अप्रोच में कहा था कि आपके ऐसे में होता है DOT, फिर होता है S, और फिर होता है C। DOT डिमांड ऑफ द टॉपिक होता है, S स्ट्रक्चर होता है, C कंटेंट होता है। तो कभी भी डिमांड ऑफ द टॉपिक को डिस्टर्ब ना करे। स्ट्रक्चर 5 to 10% ही मैटर करता है, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो मैंने पहले क्लास में आर्गुमेंटेशन में समझाया भी था। समझे बात को? अभी आपके पास बॉडी पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह के मैंने स्टार्ट ही में आपको कहा था, इनिशियली ये टॉपिक को चूज करने से पहले यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो ऐसे है इसका बेसिक स्ट्रक्चर है आउटलाइन बनाना। आउटलाइन बनाने के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं, और बॉडी पैराग्राफ्स के बाद आप कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया, सॉरी आउटलाइन समझाया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आउटलाइन की तरफ आप आते हैं, तो आउटलाइन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 75% बॉडी पैराग्राफ्स है, और मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो स्टूडेंट आगे जाएगा जो रोजाना के बुनियाद पे कोई एक बॉडी पैराग्राफ लिखे। देखो,
जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैंने कहा है कि ऐसे का रजिस्टर बनाना है और ऐसे के रजिस्टर में आपने कंटेंट लिखना है, एक दिन कंटेंट पे रिसर्च करना है जो 200 टॉपिक्स है, दूसरे दिन उस टॉपिक पे आउटलाइन बनाना है, बेशक कॉपी किया करें पहले महीने में, और दूसरे महीने में जब आप अच्छे आउटलाइन लिख लेते हैं तो मैं कहता हूँ अभी इंट्रो लिखो, बॉडी पैराग्राफ लिखो, कंक्लूजन लिखो, मिनी ऐसे लिखो, लेकिन डायरेक्ट मिनी ऐसे ना लिखें। ब्रेनस्टॉर्मिंग से स्टार्ट करना है, आउटलाइन की तरफ जाना है, आउटलाइन पे इंट्रो लिखना है, आउटलाइन की समरी दे के आउटलाइन को हेडर फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म में लेके इंट्रो आ जाता है, और फिर बॉडी पैराग्राफ का जिक्र होता है। तो इन द सेम मैनर ये जो मैंने आपको यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ समझाने हैं, तो जिस तरह के आउटलाइन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, यूनिवर्सल हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग, सेकेंडरी हेडिंग, इन द सेम मैनर आप लोगों ने बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर मेंटेन रखना है। एक काम करें, सारे ये लिख ले अपने पास कि आप लोगों ने एक आउटलाइन कहीं से भी पिक करना है, कहीं से कॉपी करे, कहीं से आउटलाइन बना ले, किसी स्टूडेंट का, गूगल से, यूट्यूब से, आपने उस ऐसे के आउटलाइन को एज इट इज कॉपी करना है। लेकिन एक काम करे कि जो यूनिवर्सल हेडिंग है उसके सामने यूनिवर्सल लिखो, जो सेकेंडरी हेडिंग्स है उसके सामने सेकेंडरी हेडिंग्स लिखे, और जो प्राइमरी हेडिंग्स है उसके सामने प्राइमरी हेडिंग्स लिखे, ताकि आपको ये समझ आए कि मेरे ऐसे में प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सल हेडिंग्स ही होते हैं, इसके अलावा मेरे ऐसे के आउटलाइन में कुछ नहीं होता। उसके बाद आ जाता है बॉडी पैराग्राफ। देखो एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि क्रिएटिव राइटिंग को डिस्टर्ब ना करे। जो कायनात लिख रही है, बख्तावर लिख रही है, ताहिर लिख रहा है, उसकी अपनी राइटिंग ठीक है, उसकी राइटिंग को हमने पॉलिश करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करो, ग्रामर को ठीक करो, स्पेलिंग को ठीक करो, कनेक्टर्स यूज करो, डिस्कोर्सेज यूज करो, कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज करो, हम इसको पॉलिश करेंगे, लेकिन आपकी क्रिएटिव राइटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने आपको ऐसे के क्लास में समझाया भी था टाइप ऑफ ऐसे में कि कोई भी ऐसे आर्गुमेंटेटिव है उसको आप अगर एक्सपोजिटरी वे में लेके जाए, आप एग्जामिनर को कन्विंस करें, आप फिर भी पास हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्टांस पे। इन द सेम मैनर बॉडी पैराग्राफ पे मेरे 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज ये होता है कि मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप इसका स्ट्रक्चर सीख के कोई भी बॉडी पैराग्राफ उठा के समझो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा स्टेज ये है कि मैं स्टूडेंट्स पे एक बॉडी पैराग्राफ लिखवाता हूँ सिंपल अल्फाज में, कुछ कंडीशंस देता हूँ कि इन कंडीशंस को फॉलो करके बॉडी पैराग्राफ लिखे, जो आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा भी। और फिर मैं उसको कहता हूँ कि ये एक बॉडी पैराग्राफ जो आपने लिखा है, ये 3rd स्टेज वाली स्टूडेंट है जो सुपर बेच पे मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई है, कि एक बॉडी पैराग्राफ को आप 5 डिफरेंट फ्लेवर्स में लिखो। मीन्स अगर एक बॉडी पैराग्राफ है तो इसके 5 कॉपियां बना लो। अगर एक बॉडी पैराग्राफ है तो उस बॉडी पैराग्राफ के 5 डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे, तो आपके पास डिफरेंट आर्गुमेंट्स आ जाएंगे डिफरेंट फ्लेवर्स के। आप बाउंड नहीं होंगे एक ही स्ट्रक्चर के बेस पे, जो अक्सर स्टूडेंट के पैराग्राफ चेक करने में मुझे नजर आता है। किस तरह कि हम कहते हैं कि hence it is concluded, therefore it is concluded, so it is concluded, बार बार रिपीट होता है। हम स्टार्ट करते हैं इन एडिशन, मोर ओवर, टॉपिक सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं। हमारे पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो ज़्यादा नहीं होता, वो हमने कोशिश करनी है कि डिफरेंट फ्लेवर्स पे जब हम लिख लेते हैं 5 डिफरेंट फ्लेवर्स पे, तो मैं फिर स्टूडेंट्स को कहता हूँ इन 5 डिफरेंट फ्लेवर्स को दोबारा एक ही पैराग्राफ में मर्ज करें, तो फिर आराम से हो जाता है, उसकी क्रिएटिविटी पे काम हो जाता है। आप लोग बिगनर स्टेज पे हैं, आप लोग पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में सिर्फ एक ही लफ्ज सीखे, सादा अल्फाज में, पैराग्राफ इज नथिंग, इट इज जस्ट to convince the exam